चौथा सवाल डॉक्टर जंगवाल आपके लिए। आज का युवा जो है वो रोज़गार चाहता है, सरकार के पास नौकरियां हैं नहीं। अगर आप सरकार में आ जाते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? मैं सर जितने भी अपने सिर्फ 3 कदम बताइए। हाँ सर, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं, ज़्यादा छोटे छोटे जवाब दीजिए। संक्षिप्त जवाब दीजिए आप, बहुत विस्तार से सर, बताइए। जितने भी अपने जो अपने इलाके के या जो भी अपने गए हुए हैं व्यक्ति जो एक अच्छे उद्योग जिन्होंने स्थापित किए हैं, उनसे मिलकर सबसे पहले तो अपने इलाके के लिए उद्योगों को लाने की उनके माध्यम से मैं वहाँ पर कोशिश करूंगा, क्या लेके आऊंगा। मेरे तो ये कहते हैं कि उनसे चाहे मैंने कितना भी मतलब उनको करना। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन देके, मतलब कि उधर एक ऐसा नहीं है कि वे एजुकेशन तो है बट उसके लेवल के जो कंपनी आएगी, जो भी आएगी, उस लेवल के बच्चे वहां पर एजुकेशन टेक्निकल हो या जो भी उसमें रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटरी हो, कि उनमें एक अच्छे बेहतर मतलब कि बच्चे उनके अंदर और यदि क्लास 4 के स्टेटस के तो क्लास 4 के अनुसार उनको जॉब दिलवा के इस रोजगार की समस्या को हल करूंगा। 3 कदम पूछे थे ना। तीसरा सर कि अपना जिस प्रकार से मतलब कि वो जितना भी उनका मतलब कि उनको पहले हर चीज के लिए उनको हर फैसिलिटी देने के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि उनको किसी प्रकार से मतलब नकारा नहीं जाएगा, उनको पूरे के पूरे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जूरी के सवालों का आप जवाब देंगे। धर्मपाल शर्मा जी, आप तैयार हैं? जैसा धर्मपाल जी के सवाल का जो द्विवेदी जी पहला सवाल करेंगे। धर्मपाल जी, भ्रष्टाचार के क्या क्या नुकसान हैं? अगर आप एमएलए बनते हैं तो इसको ठीक करने के लिए कोई 3 चीज़ बताओ, कोई 3 तरीका बताओ, कैसे ठीक करोगे आप? राजनीति का आज भ्रष्टाचार ने ही सत्यानाश किया है जी। आज के जो पॉलिटिकल आदमी हैं भ्रष्टाचार से इधर उधर कुछ सोचते ही नहीं है। मैं अगर विधायक बना अपने हलके में तो भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। कैसे? किसी अधिकारी की, किसी मुलाजिम की हिम्मत नहीं होगी कि वो पैसे ले ले। अगर मैं खुद ईमानदार होऊंगा, एक विधायक ईमानदार हो, दूसरा हिम्मत नहीं करता कोई। आज जो मंथली ली जाती है अधिकारियों से, वो उनसे ईमानदारी की कैसे आशा करेंगे? मतलब आपके हिसाब से एमएलए मंथली लेते हैं ऑफिसर से? आज ये प्रचलित है, सभी देखते ही हैं। और क्या करेंगे? और दूसरी चीज, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं पारदर्शिता लाऊंगा सिस्टम में। कैसे? हर अधिकारी का फर्ज होगा वो रिपोर्ट करे काम की, और एक खिड़की से काम हो सारा का सारा। यूं नहीं भाई चक्कर लगा रहे हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं उसी में दुखी होकर आदमी रिश्वत देता है। और तीसरा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और जैसे पुलिस प्रशासन है और महकमे हैं सरकार के, इन्हीं लोगों पे भ्रष्टाचार के आक्षेप लगते हैं। एमएलए की सीधी नीयत हो तो भ्रष्टाचार करने की किसी हिम्मत नहीं। मैं चेक करूंगा, मेरे युवा साथी होंगे, जो मेरी जनता होगी वो मेरे को बताएगी भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा, तब उसके स्टिंग ऑपरेशन भी करेंगे, और भ्रष्टाचार को मैं मेरे हल्के में से तो कम नहीं होने दूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि जनता को भी इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है? हाँ, जनता को जागरूक करने की जरूरत है। वो काम कैसे करेंगे? मैं जनता के घर घर जाऊंगा। मैं ये सिस्टम नहीं रखूंगा कि लोग मेरे पास आए। मैं सम्राट वाली और नवाब वाली राजनीति नहीं करूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। और मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा अजय शाह जी। धर्मपाल जी, आज के माहौल में क्या आपको लगता है खाप पंचायतों की कोई ज़रूरत है, उनकी कोई सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, और उनके फैसले जो होते हैं उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखो, पंचायती का जो सिस्टम है खाप पंचायत का, ये शुरू से ही है। हरियाणा में तो विशेषकर खाप पंचायत का महत्व है। मैं खाप पंचायत में जो कुछ फैसले अनाप शनाप लिए जाते हैं या जातिगत होते हैं, वो तो फैसले गलत है, लेकिन जो सामाजिक फैसले कुछ खाप पंचायतों के अहम भी होते हैं, और उनका फैसला भी, जैसे कोर्ट में तो मामले लंबित रहते हैं, उनका फैसला भी तुरंत होता है। ऐसे फैसलों को तो हमने उनकी वो करनी पड़ेगी, प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ ज्यादती होती है वो गलत है। लेकिन धर्मपाल जी, इसमें महिलाओं के खिलाफ फैसले हो जाते हैं और महिलाओं की भागीदारी नहीं है। खाप पंचायत में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं है। ठीक है, हरियाणा में क्या देश में महिलाओं को अपमानित भी किया गया है, महिलाओं की सुनवाई भी नहीं हुई है। लेकिन आज जो सिस्टम है, आज जो पिछले दिनों देश में हम खाप पंचायत की बात कर रहे हैं। खाप पंचायतों में महिलाओं की प्रतिनिधि नहीं है कोई भी।
नहीं होने चाहिए पंच, महिला पंच नहीं होनी चाहिए उसके अंदर? यानी होनी चाहिए। नहीं, आप कैसे करेंगे अपने इलाके में, आप अपने क्षेत्र में? मेरे इलाके में तो मैं इस सिस्टम को भी चलाऊंगा। नहीं, कैसे करेंगे आप? खाप बड़ी मैं रूढ़िवादी। 50 लोगों को मनाऊंगा, अभी इनको भी प्रतिनिधित्व दो, उनको महिला बनाइए। को शामिल करो इसमें। ठीक है जी, थैंक यू। और तीसरा सवाल गुप्ता जी आप। किसान की फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसका जो मापदंड रखा हुआ है फिक्स निर्धारित करने का, क्या उससे खुश हैं आप? अगर नहीं है तो फिर उसको कैसे ठीक करोगे, कैसे? हमारा इलाका गुप्ता जी पेडी का बहुत बड़ा इलाका है जी। और कृषि का क्षेत्र है हमारा हल्का। उसमें धान का, जैसे पिछले दिनों धान का समर्थन मूल्य भी थोड़ा सा तो कम है। कृषि आज किसान को कुछ नहीं मिल रहा। अगर किसान की मजदूरी को लगाया जाए, किसान के काम को, किसान के खर्चे को लगाया जाए, उसको उसकी कीमत, उचित कीमत नहीं मिल रही। इसके लिए क्या करोगे आप, कैसे ठीक करोगे इसको, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। हमारे इलाके में मैं मिल भी स्थापित करूंगा और समझाऊंगा मंडियों में जाके भी। लेकिन आज जो पिछले दिनों रेट रहे धान के वो जायज थे। और नहीं, उसमें फिक्स तो सरकार करती है ना, ये लोग सरकारी धान समर्थन की मूल्य की जो बात कर मोटी रहे हैं। फसल है उसकी करते हैं। हाँ। जो दूसरी है ना धान की किस्में, हाँ। उच्च वैरायटी की, उसकी सरकार नहीं करती। अच्छा, हाँ, मैं बढ़ावा देऊंगा उच्च क्वालिटी की लोग। धान के अलावा अगर धान के नहीं करते तो बाकी फसल की तो होती है ना? हाँ जी, गेहूं का भी तो गेहूं का होता है। होता है बाकी। गेहूं का समर्थन मूल्य कम है। मैं तो सिफारिश करूंगा भाई समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए गेहूं का। किससे? समर्थन मूल्य का क्राइटेरिया क्या रखना चाहते हो? आपके माइंड में ऐसा कोई डाटा है कि इस तरीके से समर्थन मूल्य फिक्स होना चाहिए? समर्थन मूल्य का क्राइटेरिया या देखो, इसमें खाने वाले गरीब भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। इसमें खाद की कीमत घटाई जाए जी। और जो दूसरे कीटनाशक दवाइयाँ उनकी कीमत घटाई जाए। बेशक उसका मूल्य फिर कम बढ़ा दे, लागत मूल्य घटे। लागत मूल्य घटना चाहिए, ठीक। तो उपज का मूल्य फिर ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और चौथा और अंतिम सवाल प्रोफेसर हो गया। शर्मा जी, महिलाओं के प्रदेश में क्या क्या समस्याएं हैं और आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से उनका हल हो सकता है? महिलाओं की तो ढेर सारी समस्याएं हैं। 3 बता दीजिए। आज जो ग्रामीण महिलाएं है ना, अगर आप उनके जीवन को देखोगे बहुत बदतर और दयनीय स्थिति में है जी उनके पास तो शौचालय जाने के लिए भी जगह नहीं है। जी और जो महिलाओं में जो बीमारी की स्टेज है ना गांवों में, वो बहुत ज़्यादा है। मेरा हल्का तो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है इस उसमें। जी तो महिलाओं की नंबर 1 तो चिकित्सा की, जी रहन सहन का स्तर भी गांवों में बहुत कमज़ोर है। वो आदमी प्रधान है, उन्हीं के हिसाब से सारी बात की जाती है। मैं जागृत करूंगा महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, भाई वो भी अपने अधिकारों के लिए की समझ रखें जी और अपने स्वास्थ्य का भी। और जैसे हम जो रूरल बेल्ट है उसमें औरत ही काम करती हैं ज़्यादा, आदमी नहीं करते ज़्यादा काम। ये कृषक एग्रीकल्चर उसमें जो मजदूर है, जो दूसरे उसमें, इसमें ज़्यादा औरत ही काम करती हैं। जी मैं अपने हल्के के लोगों की मीटिंग भी करूंगा, समझाऊंगा भी, औरतों को उनके अधिकार भी दिलवाऊंगा। ये जो पानी लेके आती है घड़ों से, पीने का पानी हाँ सर, बोलते हैं, उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए पब्लिक हेल्थ के वाटर वो लगवाऊंगा, पानी का सिस्टम करवाऊंगा, हर गांव में पानी मिले पीने का। जन स्वास्थ्य विभाग से रिक्वेस्ट करूंगा। जी टॉयलेट्स के लिए क्या इंतजाम करेंगे आप? टॉयलेट का तो जैसे सुलभ शौचालय इकट्ठा सामूहिक रूप से पंचायत बनवाए, कोई फंड जाए, गवर्नमेंट हरियाणा सरकार भी दे और नेशनल गवर्नमेंट भी दे, उससे फंड आए। और ये जो टॉयलेट वाला है ना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है गांवों में। इसको तो हल करना सबसे जरूरी है। मैं इसको विशेष प्राथमिकता दूंगा। जी थैंक यू धर्मपाल जी। तो जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे धर्मवीर कोलेखा जी आपको। जैसा आप धर्मवीर तैयार है? पहला सवाल डॉक्टर जंगवाल। कोलेखा साहब, मौजूदा राजनीति जो आजकल राजनीति चल रही है उसमें सुधार की कितनी ज़रूरत है और कैसे? सर, आज की जो मौजूदा राजनीति है इसके अंदर सबसे पहले तो अगर सुधार की ज़रूरत है कि राजनीति के अंदर जो भी लोग आएँ, सबसे पहला तो उनका ये होना चाहिए कि एजुकेटेड बंदा हो। एजुकेटेड होना सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके बाद कि उसका पैमाना ये हो कि वो आदमी भ्रष्ट ना हो।
दो। और तीसरी बात ये है कि वो अपने इलाके से जुड़ा हुआ आदमी हो, अपने जो नौजवान है उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ आदमी हो, अपने इलाके की समस्याओं से जुड़ा हुआ आदमी हो। भ्रष्ट न होने का क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करोगे? भ्रष्ट न होने का क्राइटेरिया सबसे पहले ये है सर, सबसे पहले तो आदमी को खुद को अपने आप को सुधारना पड़ेगा इसके लिए। जी। जब हम खुद अपने आप को सुधारेंगे तभी हम आगे दूसरे आदमी को समझा पाएंगे, अपने पब्लिक को समझा पाएंगे। सबसे पहले तो आदमी को खुद को सुधारना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन धर्मवीर जी खुद को सुधार लिया, लेकिन जो इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ जी, दलाल किस्म के, हाँ जी सर, चमचे टाइप, हाँ जी, उनको क्या सुधारेंगे, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों? उनको सर उनका स्टिंग ऑपरेशन वही ज़्यादा खराब करते हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करो, उनको पकड़वाओ। नहीं, स्टिंग ये ऑपरेशन आपके करके रिश्तेदार पकड़वा हैं तो तो बात आप खुद की है ना। स्टिंग क्या करवाएंगे आप? हाँ सर, वो तो जब आदमी को खुद को, यही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले आदमी को खुद को सुधारना पड़ेगा, उसको एक नज़र से देखना पड़ेगा, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई आम वर्कर है, चाहे आम पब्लिक है, मतलब किसी समान नज़र से उस ऐसी आदमी को देखना पड़ेगा। किसी ऐसी चौकड़ी को अपने आसपास नहीं इकट्ठा होने देंगे अब। नहीं सर, उसकी पहचान कैसे करेंगे अब? सर पहचान तो होगी ना। कैसे होगी? अगर कोई दलाल टाइप आदमी अपने पास आएगा तो उसकी पहचान तो हो ही जाएगी, अगर कोई आदमी दलाल आएगा तो। और आपका कोई खास दलाल बन गया तो? नहीं सर, हम उसको दूर कर देंगे। जी सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं उपाध्यक्ष जिला परिषद कैथल से हूँ जी और 3.5 साल मेरा कार्यकाल हो चुका है। जी मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जी। कि आज तक का 3.5 साल का हमारा जो कार्यकाल है, हम्म। कोई भी आदमी एक सिंगल पैसे का भी अगर कोई आदमी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दे, हम रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। जी तो इसलिए मैं कहता हूँ अपना करेक्टर सबसे पहले आदमी का, और उसके बाद ईमानदारी, ये दो चीज़ तो पैमाना आदमी का होना ही होना चाहिए। जी। और एजुकेटेड आदमी होना चाहिए राजनीति के अंदर, अनपढ़ आदमी नहीं होना चाहिए। अच्छी बात धर्मवीर जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर ऐसा संकल्प को लें चैनल के सामने आके, मीडिया के सामने आके पब्लिकली, कि अगर एक भी करप्शन का आरोप लगा तो मैं पद छोड़ दूंगा, तो शायद करप्शन में सुधार हो। मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा जहाँ साहब आपसे। धर्म जी, राजनीति में धर्म का कितना महत्व होता है? क्या उसको बढ़ावा देना चाहिए या उसको अलाउ करना चाहिए राजनीति को, राजनीति में धर्म को? नहीं सर, राजनीति को मैं इस चीज़ को बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि राजनीति के अंदर धर्म का वो हो। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अलग अपनी जगह है। चाहे कोई भी धर्म है, सबका धर्म तो भगवान तो एक ही है ना, सभी मानते हैं उसको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं तो ये मानता हूँ कि सभी समान हैं। सबसे पहले हम एक इंसान हैं, धर्म तो हम लोगों ने बनाए हुए हैं सर। जी नहीं, लेकिन बात यह है कि अकाली दल हो सकता है, उसमें मुस्लिम लीग हो सकता है, तो बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं? नहीं सर, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है। हाँ, तो उनकी पार्टियां हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं। पार्टियां सर, वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना सर। ये पार्टियां क्षेत्रवाद की जो पार्टियां हैं, नहीं, मैं तो क्षेत्रवाद नहीं, धर्मवाद। धर्मवाद। अकाली दल सिखों के ऊपर है, मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ये दो दल हैं, वो धर्म आधारित हैं। नहीं, वो तो ठीक है सर, जैसे सिख धर्म है या मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, मैं इस चीज़ को राजनीति के अंदर बढ़ावा नहीं देना चाहता। धर्म अपनी जगह है, धर्म से पहले हम एक इंसान हैं, जी इंसान के बाद हम धर्म है। ये तो अपने बनाए हुए हैं सर, धर्म तो अपने बनाए हुए हैं ना। ठीक, थैंक यू। और मैं तीसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, दे दीजिए आपसे।